बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपके साथ आज एक अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ और वो है MLC या मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट है जो जब लड़ाई झगड़ा होता है तो जो बंदा ज़ख्मी होता है वो पुलिस के पास जाता है और फिर पुलिस उस ज़ख्मी को अपने कागज़ के ऊपर कुछ लिख के, जिसे नक्शा मज़ूबी कहा जाता है या पुलिस डॉकेट कहा जाता है, उसके साथ एक कांस्टेबल आता है और वो अस्पताल में आता है और फिर वो डॉक्टर उस ज़ख्मी शख्स के या मज़रूब शख्स के ज़ख़म को अच्छी तरह से मुआयना करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई, सब चीज़ें देखता है और ज़रूरत होता है एक्सरे भी करवाता है और फिर उसकी रोशनी में अपनी जो उसकी फाइंडिंग्स होती है उसकी रोशनी में जो रिज़ल्ट जारी करता है उसको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट या MLC या सर्टिफिकेट, जो मकामी लोग हर तरह से उसका जिक्र करते हैं, वो MLC आमतौर पे कहा जाता है, वो जारी किया जाता है। और ये जब MLC जारी हो जाता है तो पुलिस का कांस्टेबल आके वो MLC का जो होता है, ये जो सर्टिफिकेट होती है, ये ले जाता है और इसके ऊपर FIR दर्ज होती है या पर्चा दर्ज होता है और फिर मुल्ज़मान जो है ना वो धर लिए जाते हैं या पकड़े जाते हैं। फिर केस अदालत में जाता है, फिर जज़ा या सज़ा का फ़ैसला होता है, या मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं या उन्हें सज़ा हो जाती है। ये इतना सादा नहीं है जितनी मैंने आपसे बात की है, ये एक बहुत पेचीदा मरहला है और ये एक शैतानी चक्कर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ख़ास तौर पे हमारे जो देहाती और दूर दराज के इलाके हैं वो बहुत शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं इस MLC की वजह से, इस रिज़ल्ट की वजह से, सर्टिफिकेट की वजह से। होता ये यूँ है कि जब भी कोई लड़ाई होती है और जो ज़ख्मी शख्स या जो पार्टी होती है वो तो थाने का रुख करती है, लेकिन जो मारने वाले और जो मार खाने वाले होते हैं ये दोनों पार्टियां फिर अवामी नुमाइंदों के डेरों पे चली जाती हैं या फिर अस्पताल का रुख करती हैं और जो डॉक्टर साहबान होते हैं जो इसकी ड्यूटी होती है तो उसकी सिफारिश तलाश शुरू कर देते हैं या उसके अजीज़ रिश्तेदारों से अप्रोच करते हैं या फिर उन स्टाफ के उन लोगों से रब्ता करते हैं जिनकी उस मुतल्लिका डॉक्टर के साथ दोस्ती, ताल्लुकदारी या कराबतदारी होती है। दोनों पार्टियाँ जाती हैं, मारने वाले भी और मार खाने वाले भी। हद तो यह है कि जो ज़ख्मी शख्स जब अस्पताल पहुंचता है तो उससे पहले अस्पताल में ये फ़ैसला हो चुका होता है आम तौर पे कि भाई इसको रिज़ल्ट देना है या नहीं देना, और देना है तो किस नौइयत के देना है। और बदकिस्मती से ये वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये सूरत हाल ये है कि भी सन 80 तक, 80 के अशरे तक ये MLC बड़ी एक सादी एक प्रैक्टिस थी, एक सादा सी एक सरकारी एक दस्तावेज़ थी। अंग्रेज़ के दौर में हुई थी और पाकिस्तान बनने के बाद यही चली आई। फिर ज़ियाउल हक दौर में इसे बहुत पेचीदा बना दिया गया जो आज तक कायम है पिछले 30-35 साल से, और इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले ये होता था कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ ये देखना होता था कि ये जो बंदे को ज़ख़म आया है उसने 3-4 चीज़ें देखनी थी। पहले तो ये देखना कि ये जो वेपन जो है, ये जो औजार जो है, ये जो हथियार है, ये किस नौइयत का है, ये तेज़ धार है या कुंद धार है, ये ब्लंट वेपन है या शार्प वेपन है। अगर वो है ब्लंट वेपन और उससे कोई हड्डी नहीं टूटी मजरूब शख्स की तो वो उसको लिख के दे देते थे, उसकी वजह से उसको 323 या 323 का एक दफ़ा लगती थी। इससे आमतौर पर पर्चा नहीं होता था, FIR दर्ज नहीं होती थी। अगर उसको तेज़ धार वाले से, शार्प वेपन से कोई ज़ख़म हो गया है और थोड़ा सा खून निकला है तो वो उसको 324 लिख के देते थे उसकी सेक्शन, और उसके भी FIR नहीं होती थी, लोगों के आपस में सुलह हो जाती थी। इसके बाद ये होता था कि भी अगर उस बंदे की हड्डी टूट गई है और वो ब्लंट वेपन से या कुंद धार आले से टूट गई है तो 325 का रिज़ल्ट जारी हो जाता था और फिर उसका 325 का पर्चा दर्ज हो जाता था और आगे फिर जज़ा सज़ा का फ़ैसला अदालतें करती थी। और अगर अगर उसको तेज़ धार आले से ज़ख़म आया है और हड्डी टूट गई है तो फिर उसको 326 का रिज़ल्ट दिया जाता था और फिर आगे जो है ना पर्चा दर्ज होता था। एक 5वां सेक्शन ये था कि अगर बंदा जो है जिसको चोट लगी है और वो बेहोश हो गया है और डॉक्टर साहब समझते हैं कि इसकी नब्ज़ भी ठीक नहीं बोल रही और उसका बेहोशी का लेवल बहुत गहरा है और वो किसी भी वक्त मर सकता है, तो फिर वो लिख देते कि भाई ये जो ज़ख़म है ये डेंजरस टू लाइफ है, यानी ये ज़िंदगी ख़तरे में है,
तो फिर 307 की दफ़ा लग जाती थी, तो वो भी बहुत संगीन पर्चा होता था। तो ये टोटल 5 सेक्शन थे, 5 दफ़ा थी, जिनमें से 2 जो हैं 323 और 324, इसका तो पर्चा ही नहीं दर्ज होता था। सिर्फ 325, 326 और 307 का पर्चा दर्ज होता था। इतनी सादा सी एक सिंपल सी एक डॉक्यूमेंट होती थी। फिर इसमें ये भी सवाल होता था कि भी अब जो है ना, लोग जो वो हैं अपने मुखालिफ को फंसाने के लिए अपनी हड्डी तोड़ लेते थे। मतलब हड्डी का टूटना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपने FIR करवानी है तो। फिर हड्डी को तोड़ना भी आसान काम नहीं है। बंदा जब अपनी हड्डी तोड़ता है तो उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी हड्डी तोड़ लेते थे, ख़ासतौर पर अपनी उंगलियों की हड्डियाँ तोड़ते थे। लेकिन उसका भी तोड़ करने के लिए अदालत ने इसका फैसला किया कि भी अगर कोई बंदा, उसके जिस्म किसी हिस्से और हिस्से पे कोई ज़ख़म नहीं है, वायलेंस नहीं है, तशद्दुद नहीं है, और हड्डी जो है उसकी उंगली भी एक टूटी है, दूसरी तीसरी या उस जो मुतासर उंगली है उसके इर्द गिर्द की कोई उंगली नहीं टूटी, तो फिर उसे जो है ना आप खुद साख्ता या सेल्फ इन्फ्लेक्टेड आप करार दे के ना उसका पर्चा भी खारिज हो जाता था। तो ये प्रैक्टिस भी रुक गई थी। तो काफ़ी हद तक इंसाफ होता था। लेकिन बदकिस्मती से 80 की दहाई में इसे तब्दील कर दिया गया। अब ये हो रहा है कि भाई हड्डी का टूटना कोई माने नहीं रखता। अब यह है कि भाई डॉक्टर साहब ये लिख दें कि इसकी हड्डी सिर्फ जहर हो गई है। अगर वो गर्दन से ऊपर की हड्डी जहर हो गई है तो फिर वो शज्जा के नाम से शज्जा मुदिया कहलाया जाता है, और गर्दन से नीचे के बाकी जिस्म के हिस्से में अगर आपकी हड्डी जहर हो गई या मजरूब की हड्डी जहर हो गई तो गैर जैफा मुदिया कहला जाता है। तो अब ये सारा कुछ डॉक्टर साहब के बस में आ गया है। हड्डी अगर टूटती थी तो वो ज़हर एक्सरे में आती थी, और किसी भी डॉक्टर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि हड्डी टूट जाए और वो रिजल्ट ना दे, और हड्डी टूटी हुई ना हो तो उसका रिजल्ट दे दे, ये मुमकिन नहीं था। अब क्या है, अब यह है कि सिर्फ आपने ये देखना है, लिखना है कि जनाब इसकी हड्डी जहर है, और वो ये कोई इसको मेडिकल बोर्ड के लिए भी पहचानना मुश्किल है। 10-15 दिन के बाद ज़ख़म वैसे मिल जाता है और ये एक्सरे में भी नहीं आती। तो ये जो अब ये प्रैक्टिस चल पड़ी है, इससे बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अब किसी की हड्डी जहर है तो डॉक्टर साहब चाहें तो वो लिख देते हैं कि हड्डी बोन विजिबल नहीं है, हड्डी जहर नहीं है। वो बोर्ड में जाते हैं, भागते रहते हैं। पहले जाके आप मजिस्ट्रेट के पास जो है ना केस रेट दायर करें, वहाँ से आर्डर होता है। फिर आप बोर्ड में जाएं, 2-3-4 पेशा होती हैं। आप आमतौर पर ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में ये मेडिकल बोर्ड बैठता है। 1.5-2 महीने गुजर जाते हैं। इस दौरान वैसे भी फरीकान के आपस में सुलह हो जाती है, तो इंसाफ रुक जाता है। तो इसी तरह अगर किसी को थोड़ी सी भी यह है कि भी पुलिस लिख दे सिर्फ अपनी डॉकेट में या नक्शा मजरूबे के ज़ख़म खून चुका लिखा होना चाहिए, बाकी सारा को डॉक्टर साहब की सवाबदीद पे है। वो उस पर लिख देंगे कि जनाब जो सर की हेड जो है ऊपर जल्द वो भी कटी हुई है, और उसका जो बाकी 2-3 तहें जो होती हैं सर की वो भी कटी हुई हैं, और नीचे जो है इसकी हड्डी जो है ना बोन विजिबल है या बोन डीप है, और वो उसका पर्चा हो जाएगा। तो ये बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है मेरे नज़दीक। ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये इसके अलावा एक और भी ज़्यादती हो रही है। आमतौर पे देहातों में जो होता है, 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं, दोनों जो है ज़ख्मी होकर आके अस्पताल में आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब जिसको मर्जी है ना, अगर फ़र्ज़ करें दोनों के ही हड्डी जहर है या दोनों का रिज़ल्ट बनता है, तो जिसको मर्जी है मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो एक पार्टी को फौरी तौर पर रिज़ल्ट उसका फाइनल करके भेज देते हैं, दूसरे को ज़ेरे मुशाहिदा रख देते हैं, और वो ज़ेरे मुशाहिदा कुछ 6-6 दिन 8-8 दिन 10 दिन पड़ा रहता है। हालांकि जो रिज़ल्ट जारी करने का जो एक कागज़ होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि भी आपने रिज़ल्ट कब जारी किया, तो डॉक्टर साहबान को वहाँ लिखना होता है। बल्कि हम लिखते हैं कि जस्ट आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन, जो ही हमने मजरूब को या ज़ख्मी शख्स को हमने उसका मुआयना किया तो हमने फ़ौरन ही वो रिज़ल्ट जारी कर दिया। उस पर हम ये लिखते हैं, लेकिन हम जारी करने में 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन बल्कि महीना भी देहातों में हम रिज़ल्ट जारी नहीं करते, उसको रोक के रखते हैं ताकि दूसरी पार्टी को हम फ़ायदा दे सकें। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। फिर ये भी हम कहते हैं कि भी उसकी हम जो है ना, एक पार्टी को हम फौरी तौर पर रिज़ल्ट दे देते हैं डॉक्टर साहबान, और दूसरी पार्टी को हम रेफ़र कर देते हैं कि आप जी TH तहसील हेडक्वार्टर पे चले जाएं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाएं। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं, तहसील हेडक्वार्टर जाते हैं, तो उनके 2-3-4 दिन ज़ाया हो जाते हैं। जबकि वो जो पहले वाली पार्टी है जिसको डॉक्टर साहब ने रिज़ल्ट दे दिया है, उनकी इस दौरान FIR हो जाती है।
वो पहली पार्टी का FIR होती है, वो दूसरी पार्टी को घेर लेते हैं, उनके बंदे पकड़े जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, दूसरी पार्टी रिजल्ट के चक्कर में सरगर्दा रहती है और परेशान रहती है। ये भी एक नाइंसाफ़ी की एक शक्ल है। इसी तरह अगर आपने किसी को डॉक्टर साहब ने रिज़ल्ट नहीं देना तो वो कहते हैं जी मैंने एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब रेडियोलॉजिस्ट बैठे हैं उधर भेज रहा हूँ, तो आप जाएं अपनी कार करें और मैं एक आपको लेटर दे रहा हूँ, लेटर उसको थमा देते हैं। मजरूब जो है ना कार में बैठता है, फिर एक आप जाएं पुलिस वालों के पास, एक कांस्टेबल होता है, वहाँ कांस्टेबल अपनी रवानगी वहाँ दर्ज करता है, SHO उसको इजाज़त देता है, फिर आपको पुलिस वाले को साथ ले जाएँ, उसके खाने पानी पीने का इंतज़ाम करें, फिर जाएँ MS के पास, ये जाके वहाँ लेटर उसके दें, वहाँ डिस्पैच नंबर लगता है, फिर मुतल्लिका रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो फिर वहाँ एक्सरे करवाते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा जी आप आज जाएँ, तो अब टाइम ख़त्म हो गया है तो कल आप वापस आके रिज़ल्ट ले जाना। आज भी वो कार करके गए हैं, फिर कल उसका खाना शाना भी खिलाएंगे, पुलिस वालों को खुद भी खाएंगे, फिर कल दोबारा जाएंगे उस पुलिस वाले को लेके, क्योंकि पुलिस के बगैर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। दूसरे दिन जाएंगे, फिर वो पुलिस वाला अगर रिज़ल्ट बना हुआ है तो ठीक, वरना फिर तीसरे दिन फिर जाना पड़ेगा। तो रोज़ाना उनका 5-7 हज़ार कार किराए के होते हैं, वो भी खर्च होता है, दूसरे दिन भी खर्च होता है, बाद हुआ 3-3 दिन भी लग जाते हैं। इस दौरान दूसरी पार्टी पहली पार्टी अपना पर्चा करा के बंदे पकड़ा लेती है। तो ये जो ताख़ीरी हरबे ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं आम तौर पे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि भी ये नहीं है कि सारे डॉक्टर साहबान यही करते हैं, बहुत नेक बंदे भी हैं। ज़ाहिर डॉक्टर्स भी हमारी कम्युनिटी के हिस्सा हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, तो हमारे ही अजीज़ होते हैं। जिस तरह हमारा मुआशरा जो है वो ज़िवाल पजीर है, हमारी मुआशरती जो हमारी अक़दार जो है ना वो ज़िवाल पजीर हैं, गिरती जा रही हैं, तो सारे महकमे में जो लोग काम करते हैं बाशमूल डॉक्टर्स, तो वो भी ज़ाहिर हमारा ही हिस्सा हैं। तो जिस तरह हमारी इंसानी अक़दार गिरती जा रही हैं, डॉक्टर्स भी उससे मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं तो जो मेरिट करते हैं। लेकिन इसमें हमारी पॉलिसी में बुनियादी झोल है। मिसाल के तौर पर पहले जो एक तो ये बुनियादी एक और बात है कि ये जो मेडिकल है, ये जो MLC है, ये रूरल हेल्थ सेंटर पे जो है ना जारी होता है। हर यूनियन काउंसिल में एक बुनियादी मरकज़ सेहत या बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, और 5 मतलब एक जो मरकज़ यूनियन काउंसिल होता है वहाँ एक रूरल सेंटर होता है। इसी तहसील हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ THQ है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल होता है, और डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है। अब जो आपका रूरल हेल्थ सेंटर है, जो मरकज़ यूनियन काउंसिल में होता है एक रूरल हेल्थ सेंटर, वहाँ पहले एक डॉक्टर होता था, फिर 2 डॉक्टर, अब वहाँ 10-10 डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं। जब एक डॉक्टर होता था या 2 डॉक्टर होते थे फिर आसानी होती थी। अब जो वो और रेगुलर होते थे ना, इडहाक या कंट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है सिलेक्ट होके आते थे, या गवर्नमेंट वैसे रेगुलर करती थी, बहरहाल वो रेगुलर होते थे और वो अपने एक्शंस के ज़िम्मेदार होते थे, और वो अदालतों के सामने भी ज़िम्मेदार होते थे। अब बदकिस्मती ये हो रहा है कि 10-10 डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं, किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, किसी की इवनिंग ड्यूटी है, और किसी की नाइट ड्यूटी है, और कोई यहाँ MS भी नहीं होता रूरल सेंटर में। एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है 18 स्केल का, और उसके पास में भी कुछ नहीं होता, उसके सामने कोई डॉक्टर जवाब दे नहीं होता। और ये 10 जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनमें से 6-7 ऐसे हैं जो इडहाक पे बैठे हुए हैं। और पंजाब में तो रूरल सेंटरों में ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं या दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो इडहाक पे डॉक्टर होता है 1 साल का, और वो किसी के MLC जारी कर देता है, तो वो साल के बाद आमतौर पर फिर वो चले जाते हैं, उनके एड्रेस ही नहीं होते, और जब शहादत का या एविडेंस का, कोर्ट एविडेंस का इशू आता है तो वो मौजूद ही नहीं होते, और इस तरह फिर अदालतें इन जो फैसले करने में कई साल का ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर आपने रूरल सेंटर में, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए मेडिको लीगल होनी चाहिए। आप तहसील हेडक्वार्टर पे एक मेडिको लीगल सर्जन बिठा दें, या आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक मेडिको लीगल सर्जन बिठा दें जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। पेशेंट जो मजरूब हो उधर जाए। रूरल सेंटर पे तो बुनियादी तौर पे जो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, ये लड़ाई झगड़े में ना उलझाएं। डॉक्टरों की तवज्जो जो है ना वो लड़ाई झगड़ों में और करप्शन में ज़्यादा बदकिस्मती से चली जाती है, और लोगों को सहूलतें नहीं मिलती। तो अगर जो तहसील हेडक्वार्टर में बैठा होगा एक आदमी, उसकी जो होगी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र जो होगा, वो किसी का मरहून मिन्नत नहीं होगा, वो किसी अवामी नुमाइंदे का मरहून मिन्नत नहीं होगा। उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो मेरिट पे करेगा।
जबकि रूरल सेंटर में जितनी भी डॉक्टर साहबान बैठे होते हैं ये इधर MPA साहबान और MNA साहबान और जो चेयरमैन साहबान होते हैं उनके दबाव में होते हैं, इसलिए आमतौर पर ये मेरिट नहीं कर सकते, दबाव में आ जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप THQ या DHQ पे एक मेडिको लीगल सर्जन बिठाएं जो मेरिट पे हो, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर में किसी की मुदाखलत ना हो, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। अगर आपने RSCP भी रखना है, इसको रूरल सेंटर में रखना है, तो वो जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ है 18 स्केल का या 19वें स्केल का, सिर्फ उसको MLC जारी करने का अख्तियार दिया जाए, जो रेगुलर भी होता है और जिसका ट्रांसफ़र करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और वो तजर्बाकार भी होता है, और फिर वो जब अदालतें बुलाती हैं वो मौजूद भी होता है। कम अज़ कम मेरे नज़दीक किसी भी एडहाक डॉक्टर को या जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हमने डॉक्टर साल के लिए 2 साल, उनको तो किसी भी सूरत में MLC की इजाज़त नहीं होनी चाहिए मेरे नज़दीक। इससे उनकी दिलचस्पी भी कम हो जाती है मरीज़ देखने में, और उनकी बदनामी भी होती है और महकमा भी इससे परेशान होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। अच्छा, अगली बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि अगर हुकूमत चाहे तो इस मसले का मुस्तकिल हल भी निकाल सकती है, और वो हल क्या है? हल यह है कि आप इसका तरीका वही सादा सा बना लें। ये जो एक आमिर ने अपनी सहूलत के लिए, नाम तो उसने इस्लाम का लिया, लेकिन इस्लाम बुनियादी तौर पे अमन का मज़हब है, बुनियादी तौर पे इंसाफ का मज़हब और दीन है। इस्लाम में नाइंसाफ़ी तो हो ही नहीं सकती। इस्लाम का तो कहना यह है कि इंसाफ के बगैर मुआशरे जिंदा नहीं रह सकते, कुफ्र के साथ जिंदा रह सकते हैं, ये तो इस्लाम का कहना है। तो उस शख्स ने इस्लाम के नाम पे ये जो तरमीम की मेडिको लीगल में, ये सरासर ज़्यादती, जुल्म और नाइंसाफ़ी की तरमीम है। मैं तो मुतालबा करता हूँ सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से कि वो मेहरबानी करें, बल्कि मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं और वो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि फॉर दिस नोबल काज एट द नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, खुदारा आप इस इशू को उजागर करें। लोगों के न सिर्फ पैसे और वक्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि लोगों की दुश्मनियों की बुनियादें डल रही हैं। लोग कई साल तक जो है ना अदालतों में पेशा भुगतते हैं, और इन लड़ाइयों के और इन MLC के चक्कर में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अदावतों की वजह से जलील और ख्वार हो रहे हैं। तो मैं हुकूमत से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो पहले जो तरीक़ाकार था, जिसकी रूह से पहले ये जो MLC का जो कानून था, जिसके तहत हड्डी के टूटने को बुनियाद बनाया गया था कि भाई आपकी हड्डी टूट गई है, कुंद धार आले से तो पर्चा होगा, तेज धार आले से हो गई तो पर्चा होगा, कोई फायरिंग हुई है तो पर्चा होगा, या बंदा मरने के करीब है तो पर्चा होगा, बाकी किसी चीज़ से पर्चा नहीं होगा। कम अज़ कम वो कानून बहाल कर दिया जाए। और अब ये जो सिर्फ आपकी हड्डी मतलब जहर है या जहर नहीं है, और मतलब ये जो सारे अख्तियारात मेडिकल ऑफिसर को या डॉक्टर के हाथ में दे दिए गए हैं, जो एक फ़र्द है, जो एक इदारा नहीं है, जो एक फ़र्द है, ये ख़त्म किए जाएं और पहले वाला कानून जो है ना वो लागू किया जाए। और अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो फॉर द टाइम बीइंग खुदारा आप ये रूरल सेंटर से इस प्रैक्टिस को, MLC के इजरा को ख़त्म करके THQ और DHQ पे मेडिको लीगल सर्जन तैनात करके लोगों के साथ ये जो एक जुल्म की, नफ़रत की, कुदूरत की और ये तासुब की जो एक फ़ज़ा चल रही है MLC के नाम पे, इसको ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से हमारे देहात के जो मुआशरे हैं वो साल से दुश्मनी की एक रविश को, एक रवैये को, बर्ताव को भुगतते हुए चले आ रहे हैं। इस शैतानी चक्कर से हमारे मुआशरे की जान छुड़ाइए। दोस्तों, मेरे चैनल को डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हुकूमत तक, मुताल्लिक़ा अदारों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियाँ परेशानी का शिकार हैं वो इस पे सुख का सांस ले सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।